हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक करते हुए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि न्यू हिसांग जब विंग के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि विंग अपने बेड पे एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में सो रहा है। तो वो उसके पास जाके उसे अपनी गोद में लेता है और उसे एक कंफर्टेबल पोजीशन में सुलाते हुए उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसके बगल में बैठ के उसको गुड नाइट विश करते हुए बोलता है, तुम्हें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माई लव, तुम्हें सोने की ज़रूरत है, गुड नाइट। आई नो तुम कभी भी अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को किसी को नहीं दिखाओगे और मैं कभी फोर्स भी नहीं करूँगा कि तुम अपने दर्द और तकलीफ़ को मुझे दिखाओ या किसी और को दिखाओ। तुम्हारे जब मन होगा तुम मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें पूरी छूट है। इसी के साथ न्यू हिसांग उसके हाथ को छोड़ता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाते हुए वहाँ से बाहर चले जाता है। युवान नीचे लिविंग रूम में विंग और न्यू हिसांग दोनों का ही वेट कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि हिसांग अकेले ही नीचे गया था। अब वो हिसांग से पूछता है, अंकल नी, डैड किधर हैं, वो नीचे क्यों नहीं आए? हिसांग बोलता है, माय लिटिल बनी, वो आपके डैड ना सो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो वो सो गए हैं, तो हम लोग जाके ना डिनर करते हैं, ठीक है ना? युवान को अच्छा तो नहीं लगता कि वो अपने डैड के बिना खाना खाएगा, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था और ना ही विंग ने ऐसा किया था कि वो ऑफिस से आने के बाद डायरेक्टली सो गया हो। लेकिन वो समझ रहा था, युवान समझ रहा था कि शायद उसके डैड थक चुके होंगे, इसलिए उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो वो बिना कुछ कहे न्यू हिसांग से एग्री करता है और वो दोनों ही टेबल पे जाके खाना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों ही आराम से खाना खा चुके थे। न्यू हिसांग किचन में जाके जितने भी बर्तन थे यानी कि प्लेट्स वगैरह डिशेस थी उनको साफ़ करने लगता है। ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके थे शाम के। ये टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी था सोने के लिए और वेसांग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए, क्या उन्हें सो जाना चाहिए या कुछ कर लेना चाहिए। वो युवान के पास आके पूछता है, क्या तुम्हें कुछ करना है, क्या तुम्हें किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। युवान बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे हेल्प चाहिए, मैंने सोची थी कि डैड जैसे ही ऑफिस से आएंगे मैं उनसे हेल्प लूँगा, बट आज तो वो सो गए। वेसांग बोलता है, कोई बात नहीं बनी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। युवान अपनी बनी स्माइल न्यू वेसांग को दिखाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स अब तो आपके अलावा और कोई मेरी हेल्प कर भी नहीं सकता है, आपको ही मेरी हेल्प करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो उसको अपने रूम में लेके जाता है और इसी के साथ अब वो दोनों न्यू वेसांग और युवान का जो होमवर्क था उसको स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके थे। युवान का लगभग होमवर्क भी फिनिश ही होने वाला था। अब वेसांग युवान से बोलता है कि तुम अपना होमवर्क फिनिश करो, मैं तुम्हारे डैड के रूम में जा रहा हूँ। युवान को समझ में नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया है जो अचानक न्यू वेसांग भी घर में आ गया है और डैड भी इतनी जल्दी सो गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जब भी न्यू हिसांग घर में आता था तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा अलग रहता था, लेकिन आज सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। युवान अपने छोटे से हाथों से वेसांग का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है, अंकल नी, कुछ बात है क्या? वो छोटा सा युवान इतनी सिंसियरिटी के साथ इस क्वेश्चन को पूछ रहा था ना कि वेसांग को ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी सारी की सारी सिचुएशन युवान को बता दे, वो हर एक चीज़ युवान को बता दे जो कि आज उसके डैड के साथ हुई है। लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा बच्चा था, उसे वो आसानी से इतनी चीज़ें नहीं बता सकता था और स्पेशली वो चीज़ तो नहीं ही बता सकता था जो कि उसके डैड के साथ हुई थी, क्योंकि वो लेनजान को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसे वांगजी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था तब जब विंग और लान वांगजी ने डेट करना स्टार्ट किया था। और वेसांग नहीं चाहता था कि उसके लिटिल बनी का हार्ट इतनी आसानी से ब्रोकन हो जाए, इसलिए वेसांग अपने हाथ को युवान के हाथ से अलग करता है और अपने हाथ को युवान के हेयर पे लेके जाता है, उन बालों पे जो कि अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट थे। न्यू हिसांग उसे बहुत ज़्यादा मैसी बना देता है और बोलता है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, तुम्हारे डैड थक चुके हैं, उनका हेडेक हो रहा है, इसलिए वो सो चुके हैं, बस मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें एक बार देख आऊँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम 15 मिनट रुको, मैं अभी वापस आऊँगा। वेसांग
ऐसा बोलते हुए जाने लगता है। युवान बोलता है, डैड ने बोला था वो हाफ आवर में आ जाएंगे और आपने बोला है कि आप 15 मिनट्स में आ जाओगे। आप श्योर हैं कि आप 15 मिनट्स में आ जाओगे? पता नहीं क्यों, बट वेसांग को ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी बच्चे से तो बात नहीं कर रहा। वो दोबारा से उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है, क्या तुम सच में एक छोटे से बच्चे हो? युवान बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं अभी 7 इयर्स स्टार्ट हो चुके हैं मुझे, तो मैं बच्चा तो नहीं हूँ ना। मैं इतना तो बड़ा हो ही गया हूँ कि मैं आप लोगों की बातें समझ सकूँ। वेसांग अब हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा 7 साल का बच्चा इतना बड़ा होता है क्या? युवान बोलता है, ऑफ कोर्स इतना बड़ा तो होता ही है। अब ये हेसांग अपने मन में सोचने लगता है, काश तुम्हारी जितनी अकल उस लान वांगजी को होती तो शायद आज तुम्हारे डैड की ये कंडीशन ही नहीं होती। इसी के साथ ये हेसांग उसके फॉरहेड पे किस करता और बोलता है, माई लिटिल बनी, डोंट टेक एनी टेंशन, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। तुम जानते हो ना अपने डैड को, वो कभी कभी थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं अपने हेल्थ को लेके, तो इसलिए वो थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं है आज, इसलिए वो सो गए हैं। अब टेंशन मत लो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो और मेरा वेट करो, उसके बाद हम दोनों मेरे रूम में चलेंगे सोने के लिए, ठीक है ना? इसी के साथ युआन भी अपने सर को नोट करते हुए उससे एग्री होता है और निये हेसांग रूम से बाहर जाके विंग के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि विंग ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी और वो अब साइड फेस करके सोया हुआ था, यानी कि विंग अब अपनी वैसी ही कंडीशन में आ चुका था जिसमें उसको कंफर्टेबल फील होता था। विंग को इस पोजीशन में देखने के बाद वेसांग समझ चुका था कि विंग अभी कंफर्टेबली सो रहा है, तो वो सोचता है उसे डिस्टर्ब ना करते हुए वो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाए और वो वापस जाके युआन के रूम में चले आता है। युआन का कम से कम 10 मिनट का काम अभी और रह चुका था, इसलिए वो वेट करता है युआन का। और अब लगभग 9 बज चुके थे। युआन का होमवर्क भी कंप्लीट हो चुका था। इसी के साथ वो युआन को अपने साथ लेके गेस्ट रूम में चले आता है। गेस्ट रूम हमेशा ही निये हेसांग के लिए रेडी रहता था, क्योंकि निये हेसांग बहुत टाइम वहाँ पे नाइट स्टे कर लेता था, तो इसलिए वहाँ पे हमेशा वो सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती थी जो कि हेसांग इस्तेमाल कर सके नाइट में सोने से पहले। इसी के साथ अब वो दोनों उस रूम में एंटर करते हैं और वो दोनों ही डायरेक्टली बेड पे चले आते हैं। बेड में जाने के बाद वेसांग युआन को स्टोरी सुनाने लगता है। वैसे स्टोरी सुनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि उसे युआन को निये हेसांग के मुंह से स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, क्योंकि वो स्टोरी सुनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो उसे स्टोरी सुनाने लगता है। स्टोरी सुनाते सुनाते युआन सो चुका था। हेसांग जब उसकी साइड को देखता है तो बोलता है, ओह माय लिटिल बनी, तुम तो बहुत जल्दी सो गए। चलो कोई नहीं, हम इससे आगे की स्टोरी किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ वेसांग युआन के फॉरहेड पे किस करता है, उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और अपने साथ उसको हग करते हुए वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेसांग उठ चुका था और वो डायरेक्टली जाके पहले ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो अपने रूम में आता है, युआन को उठाता है। युआन भी अपने रूम में चले जाता है फ्रेशन अप होने के लिए। इसी के साथ वेसांग भी फ्रेश अप होके अपने रूम से बाहर निकलता है और विंग को उठाने के लिए चले जाता है। हालांकि विंग पहले ही उठ चुका था और वो फ्रेश भी हो चुका था, लेकिन जैसे ही विंग वेसांग को अपने सामने देखता तो वो एकदम चौंक सा गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लास्ट नाइट वेसांग उसी के घर में रुका था। विंग वेसांग से पूछता है, वेसांग तुम यहाँ कब आए? वेसांग बोलता है, ऑफ कोर्स कल रात में ही। विंग बोलता है, क्या तुम कल रात भर मेरे घर में थे? वेसांग बोलता है, तुम तो ऐसे सरप्राइज्ड हो रहे हो, ऐसे शॉक हो रहे हो जैसे मैं यहाँ पे पहली बार रह रहा हूँ। विंग बोलता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम यहाँ पे पहली बार रह रहे हो, और मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत है। तुम जब चाहो यहाँ पे रहने के लिए आ सकते हो, लेकिन मैं ये सोच के सरप्राइज्ड हूँ कि मुझे कैसे पता नहीं चला। वेसांग बोलता है, मेरे आने से पहले ही तुम सो चुके थे, तो इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। अब बातें थोड़ा कम करो, जल्दी से बाहर चलो, हमें ब्रेकफास्ट करना है। और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुमने कल दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें अपना ध्यान रखना है या नहीं रखना है वो तुम्हारी चॉइस है विंग, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक लाइफ है, उसके लिए तुम्हें खाना होगा। तुम क्या कर रहे हो ये? तुम अपने साथ साथ उसकी लाइफ को भी रिस्क में डाल रहे हो। तुम्हें क्या एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती है? विंग इस वक्त वेसांग को देख के ऐसा फील कर रहा था जैसे उसका कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स
उसकी गलती के लिए डांट रहा हो, और ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही थी। वो वेसांग से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहता और बोलता है ओके ओके ठीक है, चलो चलो हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। इसी के साथ विंग और वेसांग दोनों ही विंग के रूम से बाहर निकलते हैं। युआन पहले से ही डाइनिंग टेबल पे उन दोनों का वेट कर रहा था। जैसे ही वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो तीनों ही अब ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ वेसांग अपनी गाड़ी में ही विंग और युआन दोनों को ही लेके चलता है। रास्ते में वो युआन को स्कूल में छोड़ देते हैं और विंग और वो अपनी कंपनी की तरफ बढ़ जाते हैं। लगभग 15 मिनट्स के बाद वो दोनों कंपनी पहुंच चुके थे। कंपनी की पार्किंग एरिया में जैसे ही वो पहुंचते हैं ना, आगे से एक और गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही विंग अपने साइड के डोर को ओपन करता है, वो देखता है कि उसके सामने जो गाड़ी थी उसकी भी डोर ओपन होती है और वहाँ से एक इंसान बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं लान वांग जी था। जैसे ही विंग उसको देखता है तो विंग की फेस की जो स्माइल थी ना, वो एकदम से गायब हो गई थी। लेकिन तभी उसको याद आता है लान वांग जी की कही हुई वो बात जो कि उसने बोली थी कि अगर तुम रोगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी विभूषण, तुम जितना रोगे मुझे उतनी खुशी होगी। ये बात को याद करते हुए विंग अपने फेस पे एक फोर्स स्माइल लेके आता है और वो ये शो करता है कि वो दुखी तो 1% भी नहीं है। जैसे ही विंग और वांग जी की आई कांटेक्ट होती हैं तो वांग जी एक पल के लिए विंग को देखे ही रह जाता है और अगले ही पल वो अपनी आंखों को रोल करते हुए वापस से टर्न होता है अपने दरवाजे को बंद करने के लिए। तो तभी वो फील करता है कि विंग जिस गाड़ी में आया था उसके सेकंड साइड की डोर भी ओपन हो चुकी थी और वहाँ से वेसांग निकल रहा था। अब वांग जी सोचने लगता है क्या ये दोनों कल रात भर एक साथ थे। लेकिन वांग जी बोलता है अपने माइंड से तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये दोनों एक साथ भी थे या कहीं और थे, मुझे क्या मतलब। इसी के साथ वेसांग जैसे ही लान वांग जी को देखता है तो वो अपने खुरापाती दिमाग से एक आइडिया खोज के निकालता है। वो जो पैकेट विंग के लिए लेके आया था उसको विंग के आगे करते हुए बोलता है तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, ये तुमने पैक किया है तो तुम्हें ही पता होगा ना इसके अंदर क्या है। निए हुए सांग बोलता है इसके अंदर कुछ फ्रूट्स हैं, इसके अंदर जूस है, कुछ स्नैक्स हैं और बॉइल्ड वाटर है और साथ ही में तुम्हारी मेडिसिन भी है, टाइम पे ले लेना, इतनी हिम्मत भी मत करना कि मुझे तुम्हारे केबिन में आना पड़े। विंग एक स्वीट से स्माइल देते हुए बोलता है मुझे इतनी हिम्मत करने की हिम्मत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जा सकूँ निए हुए सांग। मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया ना तो पता नहीं मैं कहाँ होऊंगा। ये कहते हुए विंग अपनी आइज़ को ऊपर की तरफ करता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बोलना चाहता हो कि तुम मुझे मार डालोगे। वे सांग विंग की बालों में हाथ फिराते हुए बोलता है गुड जॉब, अब तुम जल्दी से अंदर चले जाओ, मुझे अभी कहीं और जाना है तो मैं तुम्हें लंच ब्रेक पे मिलता हूँ और तब तक मुझे ये सब कुछ फिनिश चाहिए, ठीक है ना। विंग बोलता है ठीक है बिल्कुल, ये पैकेट तुम्हें तब तक फिनिश मिलेगा। ऐसा कहते हुए विंग वहाँ से चले आता है। वेसांग फिर से अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइव करके किसी और डायरेक्शन में चलने लगता है और जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले आते हैं लान वांग जी एकदम शॉक्ड वहाँ पे खड़ा था। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था उन दोनों को एक साथ देखे हुए। उसे ऐसा फील हो रहा था कि इसी वक्त वो चाहता था कि इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है ना उसको यहीं पे रोक दे, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाता। अब वो एक जोर की सांस लेता है, एक डीप ब्रीथ अपने अंदर लेता है और उसको उसी फोर्स के साथ बाहर छोड़ता है और वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है और चले आता है अपने केबिन में। विंग भी अपने केबिन में पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि आज उसके रूम पे कुछ भी नहीं था। उसके केबिन में जो फ्लावर बुके रखा जाता था, चॉकलेट्स रखी जाती, स्नैक्स रखी जाती थी, उसमें से आज कुछ भी नहीं था और ना ही उसे उस रूम से आज सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी जो कि उसे हमेशा से आती थी। वो वहाँ जाके उसे कहीं ना कहीं मिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो इंसान उसे क्लियरली छोड़ चुका था। और वो जाके अपनी चेयर पे बैठता है और बोलता है मुझे इस सबसे डील करना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा विभूजान, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें हर एक सिचुएशन से डील करना होगा। और अब अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने काम को स्टार्ट कर देता है। लगभग 4 महीने निकल चुके थे, दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। विंग और वांग जी के बीच में अभी भी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी, किसी ने भी
अपने एंड से कोई भी पहल नहीं की थी कि वो एक दूसरे से बात करें। दूसरी तरफ नेव हेसांग भी थोड़ा बहुत बिजी रहने लगा था, जिसकी वजह से वो विंग पे दिन के टाइम पे तो ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो श्योर करता था कि जब वो दिन में विंग के पास ना हो तो वो नाइट में उसके घर में स्टे करे। लेकिन वो कितनी हद तक उसका ध्यान रख पाता, क्योंकि उसके पास खुद की भी बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत ज़्यादा बिजी था। आखिरकार वो भी उस कंपनी का प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड था और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसे प्लान करनी होती थी, बहुत ज़्यादा उसे मीटिंग्स अरेंज करनी होती थी और उन मीटिंग्स को अटेंड भी करना होता था। इसलिए उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो विंग पे ज़्यादा ध्यान दे सके। अब विंग सुबह सुबह युवान को लेके उसके स्कूल छोड़ देता है और उसको आज फिर से अपने मंथली चेकअप के लिए जाना था। भले ही उसे पता था कि उसे हर बार की तरह इस बार भी वैन किंग से डांट ही खानी पड़ेगी, क्योंकि इन 6 महीनों में विंग खाने के लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुका था। स्टार्टिंग टर्म्स में उससे खाने को देख के बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो वो खा नहीं पा रहा था, वो वॉमिट कर रहा था। उसके बाद लैंड की वजह से उसके खाने में बहुत सारा चेंजेस हुए थे। वो जब भी खाना खाता था वो न्यू हेसांग उसको ज़बरदस्ती खिलाता था, तो वो तभी खा पाता था, वरना उसको खाने से कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता था। जिसकी वजह से जब भी वो मंथली चेकअप के लिए वैन किंग के पास जाता था तो वो बहुत ज़्यादा डांट खा के आता था। खाना भले ही ना खाए, लेकिन उसने वैन किंग के मुंह से डांट बहुत ज़्यादा खा ली थी और वो आज फिर से टेंशन में था कि उसको फिर से वो लेक्चर सुनना पड़ेगा। वो ऐसा कहते हुए एक शॉर्टकट ले लेता है ताकि वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। अभी 10 मिनट की दूरी पे वो पहुंचा ही था कि अचानक एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके फ्रंट ग्लास पे आके टकराता है और वो कांच वहीं के वहीं बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। वीवू जानी सडनली अभी हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाता है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता ड्राइविंग में और उसकी कार जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। वीवू जान को नहीं पता था कि शॉर्टकट के रास्ते पे कुछ लकड़ी काटने का काम चल रहा है और यहाँ पे पेड़ों को भी काटा जा रहा है, इसलिए वो बिना जाने ही उस रास्ते को ले लेता है। लेकिन उस वक्त उस साइड से गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, तो इससे उन लकड़ी काटने वालों को भी ज़्यादा ध्यान नहीं था कि कोई गाड़ी यहाँ से आ सकती है, इसलिए वो केयरलेसली वर्क किए जा रहे थे और अपने काम को वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए ये सारा इंसिडेंस हो चुका था और अब विंग जैसे ही पेड़ से टकराता है वो अपने बैली पे बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ रख लेता है ताकि उसकी बैली जो है ना वो स्टीयरिंग व्हील से ना टकराए। लेकिन इस सब के चक्कर में वीवू जान के हाथ पे एक कांच का टुकड़ा आके लग जाता है। उस कांच के टुकड़े की वजह से वीवू जान के हाथ पे कम से कम 2 इंच गहरा कट आ चुका था। इसी के साथ वीवू जान के हेड पे भी इंजरी हो चुकी थी और उसके सेकंड हैंड में भी एक माइनर सी इंजरी थी, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड की जो इंजरी थी ना वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। उसका जो घाव था वो बहुत ज़्यादा गहरा था, उससे पूरी तरीके से खून निकलने लग गया था और अब विंग धीरे धीरे फेंट होने लगा था। इसी के साथ वहाँ पे जो लकड़ी काट रहे थे वो विंग के पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या आप ठीक हैं। विंग जल्दी से, जब तक वो सेंस में था, वो हॉस्पिटल का नाम बताता है और इसी के साथ विंग बेहोश हो जाता है। अब एक इंसान वहाँ पे एक एम्बुलेंस को बुलाता है। एम्बुलेंस जैसे ही आती है विंग को उसके अंदर रख दिया जाता है और वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए बोलते हैं जहाँ पे कि विंग ने उसको नाम दिया था। वो कोई और नहीं, वो वही हॉस्पिटल था जहाँ पे वैन किंग काम करती थी। विंग लगभग 5 मिनट के बाद हॉस्पिटल पहुँच चुका था। हॉस्पिटल पहुँचते ही जैसे ही विंग बाकी सारे एम्बुलेंस में जो डॉक्टर थे उनके साथ अंदर पहुँचता है, तो वैसे ही वैन किंग भी वहाँ पे पहुँचती है। वो भी अभी अभी ही हॉस्पिटल आ रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि विंग इंजर्ड है और जैसे ही वो विंग को देखती है तो वो दौड़ के विंग के पास जाती है और बोलती है ये क्या हुआ है, इसे क्या हुआ। तभी डॉक्टर बोलते हैं इनका एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इनके लेफ्ट हैंड में बहुत बड़ी इंजरी है। हमने फर्स्ट एड करके इनका ब्लड फ्लो तो रोक लिया, लेकिन इन्हें अभी के अभी स्टिचेस लगाने होंगे, वरना इनकी जो अंदर की स्किन है ना वो बाहर आ रही है और अगर वो बाहर आई तो फिर इनके स्किन में स्टिचेस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए डॉक्टर उस पेशेंट को यानी कि वीवू जान को वैन किंग को हैंड ओवर करते हुए वापस से एम्बुलेंस में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी वहीं पर तक थी।
वैन किंग चिल्लाते हुए 2 वार्ड बॉयज़ को बुलाती है। इसी के साथ उसको एक रूम में लेके जाया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट रूम में। विंग अब अपने सेंस में थोड़ा बहुत आने लगा था। वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके सामने वैन किंग बैठी हुई है। इसी के साथ वैन किंग अब जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। वैन किंग जैसे ही एनेस्थीसिया उस पर इंजर्ट करने वाली थी, वैसे ही वीवू जैन उसका हाथ रोक देता है। उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? वैन किंग बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम इंजर्ड हो और तुम्हें एनेस्थीसिया दे रही हो ताकि मैं स्टिचेस लगा सकूं। वीवू जैन बोलता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम खुद को डॉक्टर बोलती हो? वैन किंग बोलती है, क्या मैं पागल हूँ या तुम पागल हो? तुम्हें इतनी बड़ी इंजरी हुई है तो तुम्हें स्टिचेस लगाने होंगे और उसके लिए तुम्हें एनेस्थीसिया देना होगा, क्योंकि ये चोट गहरी है, इसलिए तुम्हें एनेस्थीसिया देना ज़रूरी है। विंग बोलता है अपनी उससे लड़खड़ाती वॉइस में, क्या तुम पागल हो सच में? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक प्रेग्नेंट पर्सन को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता? वैन किंग को तभी फिर याद आता है कि विंग प्रेग्नेंट है और उसे याद आता है कि प्रेग्नेंट पर्सन को कभी भी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। उसे एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, बट उस लोकल एनेस्थीसिया से सिर्फ आधा या 1 सेंटीमीटर ही इंसान की स्किन नम होती है और वो भी उतनी ही जगहों में जितनी जगहों में उसको लगाया जाता है। लेकिन वीवू जैन की जो इंजरी थी वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच तक की थी। तो अब वैन किंग टेंशन में आ जाती है कि वो इसे कैसे ट्रीट करेगी और वो कैसे स्टिचेस लगाएगी। अगर वो एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करती है तो वो क्या करेगी? अब वो फिर से चिल्लाना स्टार्ट करती है वीवू जैन पे और वो बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बोला कि इस बच्चे को अवॉइड कर दो, लेकिन तुम्हें ये बच्चा चाहिए था। मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या तुम्हारे लिए एक बच्चा काफ़ी नहीं है जो तुम्हें एक और चाहिए? क्या ज़रूरत है इसकी? और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि ये अपने बाप की तरह नहीं होगा? और क्या तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा? जरा सोचो वीवू जैन, अगर कल के दिन ये तुम्हें छोड़ के जाएगा तो उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी? विंग इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था और स्पेशली अपने बेबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में फिर से वैन किंग से बोलता है, लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करो और स्टिचेस लगाओ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना है। और मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ कि मेरा बेबी सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं है और वो मेरे हाथ में है कि मैं उसे कैसे रेस करता हूँ, मैं उसकी कैसे परवरिश करता हूँ। और सिंगल फादर होना कहीं कभी गलत तो नहीं होता ना? वैन किंग विंग का ये आंसर सुन के और भी ज़्यादा बौखला जाती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें लोकल एनेस्थीसिया देके स्टिचेस लगाऊं? क्या बात है वीवू जैन, तुम्हें क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते? एक काम करते हैं ना, हम दोनों अपनी जॉब्स आपस में स्विच कर लेते हैं। तुम यहाँ पे रहो, मैं तुम्हारी जगह पे जाती हूँ। एटलीस्ट ऐसा करने से तुम्हें लान वांग जी को तो फेस नहीं करना पड़ेगा, इतना तो मैं कर सकती हूँ ना? वीवू जैन इस वक्त सच में कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था और वो फिर से बोलता है, वैन किंग प्लीज़ लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करो और मुझे स्टिचेस लगाओ। मैं इतना सॉफ्ट नहीं हूँ कि इतने से पेन को बेयर ना कर पाऊँ। वैन किंग जानती थी कि बिना एनेस्थीसिया दिए स्किन में नीडल को चुभाना क्या होता है, इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेने वाली थी। और वो फिर बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करते हुए बोलती है, 1 मिनट रुको, मैं एक्यूपेंचर यूज़ करूँगी। विंग बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, बस एनेस्थीसिया यूज़ मत करना। वैन किंग बोलती है, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि एक बच्चे की लाइफ को इस तरह से रिस्क में डाल दूँ। ऐसा कहते हुए वो बहुत सारी नीडल्स अपने पास लेके आती हैं और उस चोट के आसपास एक पॉइंट तक उसको स्किन के अंदर डालती हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद विंग की जो स्किन थी ना वो हल्की फुल्की नम होने लगी थी। इसी के साथ उसने लोकल एनेस्थीसिया का भी यूज़ किया था और फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद विंग के हैंड में स्टिचेस लग चुके थे। दूसरी तरफ निया एंटरप्राइज में फ्लोर नंबर 36 यानी कि विंग का फ्लोर जहाँ पे उसका केबिन था, वहाँ पे लान वांग जी खड़े होके चारों तरफ देख रहा था। उसकी आंखें कुछ टूट रही थी, लेकिन आज उसे वो दिख नहीं रहा था। लगभग 11:30 समथिंग हो गए थे, लेकिन विंग ऑफिस नहीं पहुंचा था। वांग जी पिछले 3 महीने से ऐसा ही कर रहा था कि वो चुपके चुपके बिना किसी को नज़र में आए या किसी बहाने से वो विंग के फ्लोर पे जाता था। अगर वो उसे फ्लोर पे नहीं दिखता था तो वो उसे
उसके केबिन में के आसपास जाके देख लिया करता था और ये श्योर करता था कि वो ठीक है या नहीं। भले ही उसने अपने ईगो और एंगर के चलते खुद को झुकाना सही नहीं समझा था, लेकिन वो फिर भी विंग को दिन में 1 या 2 बार तो ज़रूर देख लिया करता था, जिसकी वजह से वो एक सेटिस्फेक्शन सा महसूस करता था। लेकिन उसका माइंड ये कभी भी होने नहीं देता था कि वो वांग जी को झुकने दे और विंग से एक बार माफ़ी मांगने के लिए बोल दे। आज वांग जी फिर से उसी जगह पे खड़ा था। वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा रहा था और एनालाइज कर रहा था कि जिस इंसान को ढूंढ रहा है वो कहाँ पे है। उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी, जो कि पिछले 2-3 घंटे से उसे हो रही थी। वो बेचैनी अब अपनी पीक पे थी। वो अब सहन नहीं कर पा रहा था। तो वो एक एम्प्लॉय को बुलाता है जो कि विंग के अंडर ही काम करता था और उससे पूछता है कि तुम्हारे बॉस कहाँ हैं। एम्प्लॉय बोलता है मुझे नहीं पता, हमें आज कुछ भी बताया नहीं गया है कि बॉस यानी कि सर कब तक आएंगे, लेकिन उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि वो इतने लेट आए हों। वांग जी बोलते हैं मुझे पता है वो इतने लेट कभी नहीं आता, लेकिन ये सेंटेंस जो था वो इतने लो वॉइस में था कि उस एम्प्लॉय ने सुना ही नहीं। दूसरी तरफ निये हुए सांग का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। वो भी बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था। उसको भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और वो अभी ब्रेकफास्ट लेके विंग के केबिन की तरफ बढ़ रहा था। तभी वो देखता है कि लान वांग जी वहाँ पे खड़ा था। हालांकि ये फर्स्ट टाइम उसने देखा था कि लान वांग जी विंग के फ्लोर पे था। तो वो डायरेक्टली जाके उससे पूछता है मिस्टर लान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लान वांग जी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, इसलिए वो बोलता है मुझे मेरा प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट चाहिए और इसमें जितना भी आर्ट वर्क है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ आपके आर्ट डिपार्टमेंट के हेड से मिलने आया हूँ। वो कब मेरे प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा। न्यू हेसांग बोलता है अगर आपको अपना काम कराना है तो उस तरफ देखिए, न जाने कितने एम्प्लॉय वहाँ पे हैं। आप जानते हैं इन एम्प्लॉय को हम लोग हर साल क्यों हायर करते हैं, ताकि हम जो प्रोजेक्ट लेते हैं ना उन पे वर्क कर सकें। लान वांग जी बोलता है मुझे मेरा काम एकदम परफेक्ट चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे कंपनी के आर्ट डिपार्टमेंट के हेड से मिलना चाहता हूँ ताकि वो खुद इसमें काम कर सके। नीव हेसांग बोलता है अगर उसे खुद ही काम करना होता तो इन 20-25 लोगों को यहाँ पे रखने की ज़रूरत ही क्यों थी। हम इन्हें निकाल देते हैं ना, वो खुद काम कर लेगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं। और इसके बाद वो फिर से कंटिन्यू करते हुए बोलता है और वैसे भी तुम्हें मैं अच्छे से बता दूं मिस्टर लान कि इस कंपनी के ओनर मेरे भाई हैं और वाइस प्रेसिडेंट मैं, यानी कि हर एक चीज़ उन्हीं के हिसाब से डिसाइड होगी। और अगर वो यहाँ पे नहीं होते तो मैं ही एक ऐसा ऑथराइज पर्सन हूँ जो कि ये डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन काम करेगा। और मैं आपको मिस्टर लान वांग जी आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे आर्ट डिपार्टमेंट के हेड से पर्सनल और प्रोफेशनल कोई भी रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उससे दूर रहिए। अपना काम, अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें से किसी को भी दीजिए, वो भी वैसा ही काम करते हैं जैसे विभूषण करता है और वो उसी से ट्रेंड है, वो उसी के अंडर काम करते हैं। तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे जाएगा। लान वांग जी बोलता है लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता वहाँ पे विंग की एंट्री होती है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसके फेस पे वरीडनेस क्लियरली शो हो रहा था। वांग जी के अचानक रुकने की वजह से और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखने की वजह से निये हेसांग भी उस डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में वांग जी देख रहा था। और जैसे ही वो मुड़ के उस डायरेक्शन में देखता है तो वो एकदम फ्रीज हो चुका था अपनी जगह पे, क्योंकि विभूषण के हाथ में भी पट्टी बंधी हुई थी, दोनों हाथ में बैंडेजेस लगे हुए थे और सर पे भी बैंडेजेस लगे हुए थे। निये हेसांग अपनी जगह से हिलता इससे पहले ही विभूषण उसके पास आ चुका था और वो लान वांग जी से बोलता है आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर लान वांग जी, बट मैं दोनों निये ब्रदर्स के अंडर काम करता हूँ और अगर इसमें से किसी एक ने भी मुझे अलाउ नहीं किया ना कि मैं आपके प्रोजेक्ट में वर्क ना करूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी। और आप टेंशन मत लीजिए, उधर जितने भी एम्प्लॉय हैं वो मैंने खुद से ट्रेंड किए हैं, उन्हें मैंने खुद से ट्रेनिंग दी है, तो वो भी आपके वैसे ही काम को करेंगे जैसे कि मैं करूँगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपना प्रोजेक्ट उनमें से किसी एक को दे दीजिए और निश्चिंत होकर अपने केबिन में चले जाइए। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि कल सुबह तक आपको आपका काम मिल जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए,
सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ऐसा कहते हुए विंग बैक स्टेप्स लेने लगता है। उसके पैर में भी हल्की फुल्की चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था। और न्ये हेसांग जैसे ही नोटिस करता है, वो उसको पकड़ता है और बोलता है, बनी ये क्या हुआ, तुम इस सिचुएशन में कैसे पड़ गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ऐसा लग रहा था न्ये हेसांग जैसे अभी रोने ही वाला हो। विंग हेसांग की इस वरीडनेस को क्लियरली समझ पा रहा था और वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ हेसांग, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ट्रीटमेंट लेके आया हूँ, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो और जाके अपना काम स्टार्ट करो। हेसांग बोलता है, तुम पागल हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ और तुम्हें काम की पड़ी हुई है, चुपचाप अपने केबिन में जाओ और इस पैकेट को भी लेके जाओ, और जब तक एक फिनिश ना हो ना, तुम काम को हाथ भी नहीं लगाओगे। हेसांग ऐसा बोलते हुए विंग को एक पैकेट पकड़ा देता है जिसमें कि उसका ब्रेकफास्ट था, और वो फिर से लान वांग जी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें स्पेशल अनाउंस करके बताना पड़ेगा कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम जा सकते हो और अपने कैबिन में बैठ सकते हो, तुम्हें तुम्हारा काम कंप्लीट मिल जाएगा ना कल सुबह तक, तो अब तुम कल सुबह तक यहाँ पर मुझे दिखने भी नहीं चाहिए। वेसांग ने इस सेंटेंस को इतने गुस्से में बोला था ना कि विंग और उसके साथ एक आध जो एम्प्लॉय वहाँ पे खड़े थे वो सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे। न्ये हेसांग की इस वॉइस की वजह से वांग जी अपने सेंस में वापस आ चुका था, जो कि अभी तक एक ट्रक विंग के उस हाथ को ही देखे जा रहा था जिसमें बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी। और वो अब अपने सेंस में जब वापस आ चुका था तो वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कल सुबह तक सब कंप्लीट हो जाएगा। उसकी वॉइस अभी भी वाइब्रेट कर रही थी और ऐसा कहते ही वो वहाँ से टर्न होता है और जाने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।